बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है उपचुनाव के लिए। सरगर्मी तेज हो गई। हर कोई राजनीति में अपनी अपनी बातों को रखना चाहता है, वो चाहे चुनाव लड़ रहा हो, जनता हो, पार्टी से जुड़ा हो या नहीं, क्योंकि बिहार में राजनीति कण कण में बसता है। कहा जाता है कि राजनीति बिहार से शुरू होती है, यहाँ तय करती है दशा दिशा, न सिर्फ बिहार भर की केंद्र। चाहे चुनाव कोई भी हो, हर कोई उसमें अपनी बातों को रखना चाहता है। अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर, वही 4 सीट जो उपचुनाव में होने वाले। हमारे साथ हैं पंकज पांडे जी। एक विश्लेषक के रूप में हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इस चारों सीट पे कौन सा दल, कौन सा प्रत्याशी उतार रहे हैं और किस तरह का समीकरण बैठ रहा है। स्वागत है पंकज जी। आपका भी धन्यवाद सर। इसमें चारों सीट में जो पहले एक एक करके आप बताएंगे, खासकर 2 अब तो त्रिकोणीय हो गई है, एनडीए, इंडिया, और एक आपका इसमें जन स्वराज आ गया है। तो आप एक एक करके बताएंगे सर कि कौन कौन से हमारा यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है और कौन कौन से प्रत्याशी किस पार्टी से उतर रहे हैं। पहले बताएं विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं चारों से। तराड़ी है सर, रामगढ़ है, और एक बेलागंज है, और एक इमामगंज है। तो रही बात एनडीए तरफ से, तो एनडीए तरफ से 2 गो है, बीजेपी को मिला है सीट, और एक जदयू और एक हमको मिला है। तो देखिए तराड़ी से तो अनाउंस हो चुका है कि सुनील पांडे जी के बेटे को टिकट मिला है, विशाल जी को। और अभी यहाँ सर बेलामगंज से अभी अनाउंस अभी शायद इनको मिल रहा है। इमामगंज से हम क्या अपने दीपा जी, मतलब पतो अपने बहू को उतारे हैं, माही जी के बहू है। अभी आ रही जेडी उतारे हैं उनको, मनोरमा देवी जी को अनाउंस मतलब हो चुका है बेलागंज से। तो देखिए रही बात तो अभी रामगढ़ से संजय सिंह सा है, अशोक सिंह सा है। तो रही बात मतलब लड़ाई देखिए कांटे की है तीनों जगह, लगभग हर जगह लड़ाई में ठीक ठाक है। कि सबसे डिफिकल्ट लड़ाई लग रहा है कि तराड़ी का होने वाला। अच्छा, राजद से पहले कौन कौन है ये तो तय हो। राजद से अभी शायद वहाँ तराड़ी में और सीपीए माले का शायद सीट है। तराड़ी में माले हैं राजू यादव उनका सीट है। और यहाँ अभी सुरेंद्र यादव का शायद बेटा यहाँ से बिलामगंज से शायद गुप्तेश्वर यादव या कुछ है, हाँ जो कुछ भी हो। और ये और 2 जगह का सर अभी वहाँ पे है। और बाकी कौन बचा आपका? ये हो गया आपका इमामगंज, और ये इमामगंज में राजद से जो है वो रोशन जी हैं, कोई रोशन मांझी जी हैं। हाँ, रोशन मांझी जी हैं। और बाकी आपका बचा कौन? आपका इमामगंज से तो रोशन जी हैं। ये आपका बच्चा रौकी यादव, मनोरमा देवी के खिलाफ में जो लड़ रहे हैं, मनोरमा देवी जेडीयू से। हाँ, तो उनके खिलाफ तो सुरेंद्र यादव के बेटे लड़के हैं। तो ये रामगढ़ अशोक सोनाथ, हाँ, ये अशोक सिंह के खिलाफ में है अजीत। ये आपके जगनानंद जी के लड़के हुए। और बाकी आपका जनसुराज का है? जनसुराज का तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल को अनाउंस हुआ है तराड़ी से। अभी एक यहाँ से इमामगंज से मुस्लिम प्रत्याशी को अनाउंस किए हैं, हाँ। प्रशांत किशोर जी, हिलाफत जी। और अभी 2 जगह का भी तो अनाउंस शायद ना हुआ उनका भी। खिलाफत जी किए हैं। और आपको और कहाँ बचा आपका? रामगढ़ से भी नहीं हुआ है, अब बेलामगंज से भी नहीं हुआ अभी। वहाँ से जितेंद्र पासवान जी हो गए हैं आपको इमामगंज से जितेंद्र पासवान, और एक उनका बाकी है। तो अभी हम लोग एक एक करके, जैसे कि आप तराड़ी का मान लें, तो तराड़ी में अभी सुनने में आ रहा है जैसे कि त्रिकोणीय भी हो रहा है। तो प्रशांत जी का अभी जो एक सीट पे तराड़ी पे आ रहा है कि एसकेसी जो है उनका जो विधानसभा में वोटर कार्ड है वो बना हुआ है दिल्ली का, तो वो कैसे लड़ पाएंगे और कैसे त्रिकोणीय होगा? ये तो यहाँ पे फिर तो अगर वो हट जाते हैं तो बहुत सा समीकरण बदल जाएगा, फिर तो 2 कोणीय यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इस पे देखिए क्या होगा। तो अगर प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि हम चारों सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अगर उनका न बन पाया आवास, यहाँ का जाति मतलब ये न बन पाया, निवास न बन पाएगा, तो अब दूसरे कैंडिडेट को उतारेंगे। हो सके तो दूसरा उतारना पड़ेगा, बिना उतारे तो नहीं हो सकता है। तो अगर टेक्निकल फॉल्ट है, अगर हो सकता है न भी हो सकता है, इसमें कभी समय है। तो अगर प्रशांत किशोर जी चाहेंगे तो करा सकते हैं, तो ठीक है। समय ही तो नहीं है, वही तो अब देखने वाली बात है। समय ना, अगर मतलब हो सकता है तो करा भी सकता है, ऐसा ना है एकदम चांस ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
हो सकता है ना भी हो सकता है। अगर होगा तो मतलब त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मुकाबला दिलचस्प होगा। अब नहीं तो फिर ये दो समीकरण नहीं तो 2 समीकरण होगा तो अब वैसा ना है कि सुनील पांडे का अभी वहाँ की छवि बहुत अच्छी है, जनता में क्रेज है अभी। अभी उनके जो लड़के लड़ रहे हैं प्रशांत जी, उनका भी वहाँ अच्छा मतलब क्रेज है लड़कों में। रही बात राजू यादव की, तो उनका भी मतलब छवि सुदामा प्रसाद की वजह से ठीक ठाक अभी है वहाँ पे। नहीं, इनके पहले ही से वो चुनाव, सुदामा जी तो बाद में लड़े थे, उनके पहले वो लड़ चुके हैं, वो बोल रहे हैं। ऐसे देखिए राजू जी क्या है कि लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं आरा सीट से, लेकिन उनको जीत हासिल ना हो पाया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करें, इनको मिला है तराड़ी से, माले दिया टिकट, ठीक है लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई बहुत कठिन होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी तरारी की। अगर दूसरी बात किया जाए हम लोग तो बेलागंज को आप कैसे देख रहे हैं? बेलागंज में भी लड़ाई ठीक ठाक है, लेकिन अभी कुछ कहा ना सकता। लेकिन देखिए अभी लगभग हर जगह हर सीट पे सर एनडीए के पलड़ा भारी लग रहा है। कई सालों से, कई बार से वो हाँ 7 बार से, 35 साल से विधायक है सर वहाँ से। तो क्या कुछ गुंजाइश बनेगी, क्योंकि ये भी दोनों एक दबंग की भूमिका में है दोनों? देखिए सर, अभी हम वहाँ के जनता अगर चाहे तो बदलाव हो सकता है। इस बार बदलाव की मूड में जनता होगा सर वहाँ के लिए, वहाँ पे होगा। हाँ। इमामगंज का क्या? इमामगंज में सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है, लेकिन मांझी जी को क्या करना चाहिए, ये क्या है कि इसमें परिवारवाद का टैग लग चुका है सर। तो मतलब समझिए कि अभी अपने खुद से भी लोकसभा पहुँचे हैं और फिर अपने बहू को दे दिए विधानसभा की। तो देखिए जनता का मूड सर ठीक ठाक रहा तो वहाँ से भी जीती। ऐसे हो सकता है, हम का तो है लड़ाई में रहेंगे हम हाँ। त्रिकोणीय वहाँ नहीं बनेगी। त्रिकोणीय सर लगभग देखिए प्रशांत किशोर जी का ऐसा ना है कि वोट करना है, हर जगह ठीक ठाक है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट लड़ाई है जहाँ तराड़ी की अभी सर। अच्छा, और ये रामगढ़ का क्या गुंजाइश रहेगा? रामगढ़ में भी सर बीजेपी के अशोक सिंह भारी पड़ रहे हैं सर रामगढ़ में भी। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है चुनाव सब जगह का समीकरण है, ये परिवारवाद हर पार्टी में है और हम सिर्फ जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वहाँ सपोर्ट करने लगते हैं कि नहीं इसका परिवारवाद सही है, उसमें हो रहा है तो गलत है। आखिर इसको ख़त्म किया जाएगा कि ऐसे ही समर्थन और विपक्ष में हम लोग बैठ के विरोध करते रहेंगे? परिवारवाद कहाँ तक सही है, चाहे कोई भी दल में? कैसा मानते हैं आप? देखिए सर, सही तो नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग के बिहार में जाति और परिवारवाद बहुत हावी है। बिल्कुल। अभी सब लगभग देखिए तो हर पार्टी में लगभग है। कोई अभी देख लीजिए कि जैसे मनोरमा देवी हैं, तो उनका भी जेडीयू से पुराना कनेक्शन रहा है, तभी उनका अगर रॉकी यादव भी टिकट मिला, अगर मनोरमा यादव मिला तो वो एक परिवारवादी हुआ। सुरेंद्र यादव का लड़का का टिकट मिला तो वही एक परिवारवाद भी है। अभी सुनील पांडे का टिकट मिला तो कभी उनको बीजेपी से तो कोई अभी लगाव न था, फर्स्ट बार राजनीतिक में बीजेपी ज्वाइन किया है। उनसे पहले वो शायद निर्दलीय लड़ चुके हैं और जेडीयू से विधायक रह चुके हैं और एक बार जनसंघ से कुछ करके विधायक देखते हैं, लेकिन इनका तो भी नया है। लेकिन रही बात लगभग अभी मांझी जी का ही है, मांझी जी में ही परिवारवाद है, वैसा ना लगभग चिराग पासवान हर पार्टी में सर परिवार, लेकिन इससे उठकर हम लोग को जात पात और परिवार से उठकर हम लोग को आगे आना चाहिए सर। एक एक स्टेप में हम लोग को बढ़ना होगा। मान लो ये लोकतंत्र तो बिल्कुल राजतंत्र बन के रह गया है ना जी, चाहे किसी भी पार्टी में परिवारवाद हो, हम बन गए हमारा बेटा बने, और ये परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूता नहीं है। इस बात को आप सहमत? बिल्कुल सर, इस बात से एग्री हम लोग। लेकिन फिर भी हम जब जो चर्चा करने लगते हैं तो बस हम ये नहीं बोलते हैं कि परिवारवाद गलत है, हम ये दिखाते हैं कि चूंकि वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसका परिवारवाद गलत है और इस पार्टी में जुड़ा है तो ये परिवारवाद सही है। ऐसा चर्चा होते रहा है कि नहीं, लोग कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं लोग सर की, लेकिन ये गलत है। देखिए अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। एक बात रही सर, हम लोग एक और बड़ी चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं, परिवारवाद तो और ये जातवाद तो ही है। एक सर क्या होता है ना, क्रिमिनल भी जो भी केसेस में जो बड़ी बड़ी क्रिमिनल केस में है उसको भी सर ये सब हटाना चाहिए राजनीतिक से। जो भी मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल केस में है वो आके चुनाव लड़ते हैं, ये सब चीज़ में भी नहीं होना चाहिए सर। ये एडीआर रिपोर्ट जब बना था क्रिमिनल केस में, आपको बता दें उसमें 68% के करीब जो है ना उन पे संगीन मामला है। इसके बाद रिपोर्ट देने के बाद भी ना चुनाव कोई स्टेप लेती है, और खास कर ये जितने राजनीतिक पार्टियां हैं ना कभी भी इस पे ना एक्शन लेती हैं ना अभी का कुछ दिख रहा है कि लेंगे, क्योंकि उनका राजनीति ही उस पर टिका हुआ है, चाहे दल कोई भी। तो वही तो बोल रहे हैं ना सर कि अगर एक परिवारवाद हो गया, एक जातवाद हो गया, जातिवाद हो गया, और एक ये क्रिमिनल जो मतलब हर देखिए ऐसा ना है कि बीजेपी में ना है, जेडीयू में ना है, मतलब बीजेपी में गिनाइएगा तो अनेकों जैसे दागी विधायक हैं, जेडीयू में भी हैं, राजद में भी हैं, मतलब लगभग हर पार्टी में भी है। इससे हट के हम लोग को वोट करना चाहिए। हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि जहाँ जो चाहे जिस भी दल से अगर वो अपने परिवारवाद के खड़ा कर रहा है
तो क्यों ना उसको हराए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। अगर उससे है तो उसको कोई और विकल्प ढूंढो भाई। अगर ये नहीं लड़ रहा अभी में जैसे प्रशांत जी, मान लो उनको भी विकल्प नहीं, तो अभी हमें बिहार में एक नई विकल्प की आवश्यकता तो है, क्योंकि विश्वास तो इन पे भी नहीं है जनता को जिस अनुसार से समीकरण बना रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट इतना तो शुरुआत करिए एक एक स्टेप में कि जहां जिसका परिवारवाद खड़ा है, बाप बेटा जीता हुआ है, उसको हराइए। कोई और विकल्प चुनिए, ऑप्शन आपके पास जो है उसी में से चुनिए, लेकिन इसको कम से कम हराइए। क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप परिवारवाद खत्म करेंगे, फिर जाति, क्योंकि बिहार में ना एक ही पूरे समीकरण को एक बार खत्म नहीं किया जा सकता। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग चुने और निर्णय लें, कैसे आप देखिए, अब मान लीजिए दलित के नाम पे नेता बने, लेकिन खड़ा कहाँ पे कर रहे हैं भैया, पूरा का पूरा दलित में आप कर रहे हैं। ये आपके जगदानंद जी को मान लीजिए, जगदानंद जी आखिर सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं, खड़ा किसको कर रहे हैं, अपने बेटे को हर में। तो आखिर इसके विरुद्ध चाहे आप किसी को भी जिताओ, एटलीस्ट उनको संदेश देना होगा कि परिवारवाद के विरुद्ध जनता अब जागरूक हो गई है। क्या मान? लेकिन सर अभी फिलहाल जैसा स्थिति चल रही है उससे जागरूक नहीं हो सकता सर। बिल्कुल जागरूक करने के लिए सर इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कोई मतलब नए विकल्प, जैसे प्रशांत किशोर भी है ना सर, तो ये भी देखिए कुछ इनका गौर कीजिएगा भाषणों पे, तो ये भी मतलब परिवारवाद तो नहीं है लेकिन जात पात पे ही करते हैं कि इतना मुसलमानों का टिकट। हम लोग सर क्या होता ना कि हम लोग क्वान्टिटी नहीं देखते हैं, हम लोग क्वालिटी, हम क्या क्वान्टिटी देखते हैं, हम लोग क्वालिटी नहीं देखते हैं। अगर क्वालिटी की हम जिस दिन देखना हम लोग शुरू कर देंगे ना, तो उस दिन बिहार का विकास बहुत अच्छा होगा सर। देख क्वालिटी की बात रही तो अभी सबसे बक्सर में है सर एक अभी जो मिश्रा जी, शायद आनंद मिश्रा जी IPS से छोड़ के, तो वैसे अगर जीत के सर पहुँचेंगे लोग, पार्लियामेंट में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, तो समझिए कि बिहार का विकास होगा। और वैसे ही से लोग ही सर बिहार को बदल सकते हैं। लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र में आपको क्वालिटी और क्वांटिटी को साथ ही जोड़ के चल सकते हैं, कभी भी एक बिंदु पे हम लोग नहीं बढ़ सकते। नहीं ना, तो सर खत्म कर सकते हैं ना उसको। जात पात हुआ सर, क्रिमिनल जो सर क्रिमिनल केसेस है जिस पे, वो भी सर दावा ठोक के लाता है सर, तो कहाँ तक वो सही है सर? तो यही तो बात बोल रहे हैं, हमें हर बिंदु को हम जान रहे हैं कि ये बिंदु गलत है, एक बिंदु को हम लोग शुरू करें, मान लो परिवार उसके बाद हमारा, हाँ एक बिंदु, वही बात तो हम कह रहे हैं, ये सारा है। लेकिन आप जैसे ही सबको करिएगा वो तो एटलीस्ट एक जाए तो भाई संदेश, देखिए भाई हमने परिवारवाद, दूसरा बार आया जनता में एक चर्चा का विषय होना चाहिए। नहीं तो आप देख लीजिए यही लोग नेता यही बनेंगे और बाकी आप बदल के जिंदाबाद करते रहेंगे, झंडा ढोइए, इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है नहीं। अब लड़ेगा वही लोग, जीतेगा वही लोग, खाना खाएगा वही लोग, शादी में जाएगा वही लोग। आप सिर्फ इतने ही तक सीमित रहिएगा कि आप झंडा ढो के जिंदाबाद कहिएगा या प्लेटफॉर्म पे करेंगे मारा पीटी कर लीजिएगा, लड़ाई कर लीजिएगा, वो देखने भी नहीं आएंगे जब तक उनका राजनीतिक सिद्ध नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो परिवारवाद चाहे जहाँ भी हो, अच्छा बुरा नहीं हो सकता है। परिवारवाद गलत है तो वो सबके लिए गलत है, अगर सही भी ठहराते हैं तो वो सबके लिए सही है। ये बात पे। और प्रशांत किशोर जी का भी एक बात कर ले, आप देख लीजिए उनका जो वे ऑफ डिलीवर्ड होता है भीड़ में, वो भी अपने ईगो के साथ ही कर ले और हतोत्साहित हो। आप देख लीजिए भीड़ में कह दे रहे हैं कि हमें जनता का जरूरत नहीं। किसके लिए आप तैयारी कर रहे हो भैया इतना? अभी शायद इमामगंज के शायद बिल्कुल कुर्सी जो तोड़ी गई वहाँ एग्रेसिव बोल दिए कि हमको आपकी जरूरत नहीं है, आपके अंदर दबाव में रह के काम नहीं करनी है, हमको जनता की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आपा खो दिए अपने आप में। यही बात हो रही, स्ट्रेटजी बनाना पीछे से, क्योंकि वो शांत स्वभाव में अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जैसे प्रेशर बन रहा है वो देखा जा रहा है, तो वे ऑफ डिलीवर में इनको कई से गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे। देखिए अभी उनके जैसे जिस दिन पार्टी बन रही थी उस दिन भी सही दिन से कुछ चूक हुई है। सूझ जब खुद सबको कहाँ था PR सिस्टम, देखिए सबको मतलब सूझ खुलवा दिए अपने आप, ये अपने आप सूझ पहन के बैठ गए, तो थोड़ी गलती है। देखिए आपा ये नहीं कोई है, आपको अगर बिहार को आगे ले जाना है तो मतलब समय धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको हर को सुनना होगा, आपको ये नहीं बताना होगा कि हम ही बेस्ट हैं। आपको हर बिंदु पे आप बताइए उसका क्या संदेश, क्या आप कितनों भी सफाई दें या लिपा पोती करें, लेकिन वो संदेश तो आपने डिलीवर कर दिया वहाँ पे। देखिए क्या होता है ना, अभी सर इनको इमामगंज पे भी इनको मतलब माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जो ये भाषा की यूज किए हैं सर, एक राजनेता के मतलब ये कभी कतई सही नहीं है सर। बिल्कुल यही बोल रहे हैं, विश्लेषक के रूप में काफ़ी सीध, लेकिन ये नेता बनने के बाद उस तरह से अपने आप को अच्छाई की ढाल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सर। देखिए जैसे कि चर्चा हुआ तो हम लोग सर अधिकार वोट देने का जनते का रहता है। अब जनता चुनेगा तभी आप पार्लियामेंट जाइएगा, विधानसभा जाइएगा, चाहे कहीं भी जाइएगा तो जनता चुन के भेजेगा। आप जनता को ऐसे बोलिएगा तो समझिए कि सर अभी जनता में संदेश जाएगा कि आप अभी कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे बात कर रहे हैं। जब मतलब समझिए कि आप CM बन जाइए, आपका चाहे पार्टी का सरकार बन जाए, तो फिर मतलब
मतलब बिहार के भविष्य के साथ क्या कीजिएगा। बिल्कुल यही कुछ इनको चूक है सर। लेकिन देखिए बात में सर कुछ बात भी सही है उनका। ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब प्रशांत किशोर एकदम बिल्कुल मतलब ऐसा वैसा बात करते हैं। बात भी कुछ मतलब पलायन फिर रुकने की बात हुई, बिहार के रोजगार के लिए बात करना हो, बड़ी जाति बात पे भी कुछ बात उन्होंने सही कहा है। लेकिन मतलब उनको धैर्य रख के बोलना क्या है, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। इनको जो वो भीड़ में जो अपने आप को वे ऑफ डिलीवर है उनको सही करना होगा, तभी वो विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे बोल करके हमें जनता का सपोर्ट नहीं चाहिए, पैसा हमारा, तो वे ऑफ डिलीवर आपने एक बात जो मुंह से निकाल दी वो कहाँ तक संदेश जाएगा ये आप भी नहीं चाहेंगे। उसको लिपापोती करने में आपको लग जाएगा समय। राजनीति पार्टियां गलत हो सकती हैं, गलत होने का मतलब ये नहीं कि आप सही होगा। हम आपका विरोध करने का मतलब ये नहीं कि दूसरा सही हो गया। अगर एक आम लोग विरोध करता है जिसका कोई लेना देना नहीं, तो वो एक विकल्प ढूंढ रहा है, और विकल्प अगर सही नहीं मिल रहा है, आज के समय में भी आप खुद को सही मानते हैं, लेकिन जनता के नज़र में जो है कई लोग अब भी विकल्प ढूंढ रहा है कि हमें बिहार में एक विकल्प दो। चूँकि राजनीतिक पार्टियाँ इस तरह से हमारी चरमराई हुई है, और जो हमारे लोग हैं वो इस मुद्दे पे वोट देते हैं कि हम जाति के नाम पे वोट देंगे, हम जात परिवारवाद के नाम पे वोट देंगे, और फिर हम चर्चा करने लगते हैं। हम आत्ममंथन कर लें अपने विवेक पे, और जब वोट देने जाएं तो कभी आप ये मत सोचिए कि सामने वाला किस परिवार का है, किस जाति का है। ये सोचिए कि आपके लिए उसने किया क्या और आगे करने के लिए सोच क्या रहा है। उससे मैनिफेस्टो जानिए, सोचिए कि हमारे लिए आप करोगे क्या जीतने के बाद। जब तक आप अपने लिए नहीं सोचोगे कि वो हमारे लिए क्या करेगा, तो ये जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद के नाम पे आप अपने आप को गिराते ही चले जाओगे, और जब आपका समाज भी नीचे की ओर जाएगा और बिहार भी गर्त में जाएगा। तो तरक्की की ओर ले जाने का एक ही है, आत्ममंथन करिए, सोचिए, समझिए, और तब किसी भी प्रत्याशी को वोट दीजिए, ताकि हमारा बिहार भी आगे हो, सुदृढ़ हो, और जिससे हमारा परचम न सिर्फ बिहार का परचम जब लहराएगा तो देश का परचम लहराएगा। और देश का परचम लहराना कौन नहीं चाहता है कि हमारा बिहार तरक्की के राह पे चले, हमारा देश तरक्की के राह पे चले। इन बातों के साथ मैं राकेश रॉय पटेल